हे गाइस, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, काफ़ी अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी। तो देखिए दोस्तों, सामान्य हिंदी रिवीजन महाकुंभ के भाग 5 में आपका स्वागत है। लगातार आपको ये हिंदी महारिवीजन वाली क्लासेस दी जा रही हैं। इसके पहले 4 भागों में हमने देखा है हिंदी साहित्य का अभी पद्य खंड और जो गद्य खंड आपको दिया गया है कवि परिचय के अंतर्गत, उनसे संबंधित जो भी कवि और साहित्यकार हैं उनका हम यहाँ पे रिवीजन कर रहे हैं। ठीक है, तो आज हम पार्ट 5 में पहुंच गए हैं। पिछले भाग में हमने देखा गद्य खंड के 3 महान हस्तियों को, राहुल सांकृत्यायन, हजारी प्रसाद द्विवेदी और मुंशी प्रेमचंद जी को। आज के टॉपिक में देखेंगे महादेवी वर्मा जी, गौरापंत सिवानी जी, शैलेश मटियानी जी और पीताम्बर दत्त पड़कथवाल जी, यानी कि 4 जो हैं आज भी कवर करेंगे और फिर 4 रह जाएंगे जो कि अगले पार्ट में कवर हो जाएगा। यानी कि जैसे ही सामान्य हिंदी रिवीजन महाकुंभ में कवि परिचय वाला सेक्शन खत्म हो जाएगा, तो उसके बाद हम अन्य जो रिवीजन क्लासेस आएंगी हिंदी की, उसमें भी हिंदी के कुछ अन्य महत्वपूर्ण टॉपिक्स जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं एग्जाम में, उनका रिवीजन करेंगे। ठीक है, तो चलिए सेशन शुरू करते हैं। और आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, एप्लीकेशन स्टोर पे आने वाले ग्राम विकास अधिकारी और अन्य पदों के लिए जो आपका एग्जाम है जुलाई में, उसके लिए फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट्स चल रहे हैं। 25 फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट इसमें आपको दिए गए हैं और साथ ही 30 यानी कि 90 सेक्शनल टेस्ट हैं हिंदी, उत्तराखंड जीके एंड सामान्य अध्ययन के। तो आप इनको इनरोल जरूर करना एग्जाम से पहले, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं आपके आने वाले एग्जाम में। तो चलिए शुरू करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं आज महादेवी वर्मा जी की। महादेवी वर्मा का देखिए कई बार पूछ चुका है आयोग क्वेश्चन कि इनका जन्म कब हुआ था। तो इनका जन्म 1907 में हुआ था, फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में। पिता का नाम था गोविंद प्रसाद वर्मा, माता हिमरानी देवी, और जो इनका कार्य क्षेत्र रहा वो लेखिका और अध्यापक के रूप में जाना जाता है। इनके पति का नाम था स्वरूप नारायण वर्मा। ठीक है, अब महादेवी वर्मा जी को छायावाद के 4 स्तंभ मैंने आपको बताए। छायावाद के ब्रह्मा विष्णु महेश हमने देख लिए थे। तो छायावाद का जो चौथा स्तंभ है दोस्तों, महादेवी वर्मा जी को कहा जाता है। ठीक है, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, सुमित्रा नंदन पंत जी, और चौथा जो स्तंभ है वो महादेवी वर्मा को कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अच्छे से याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, अब महादेवी वर्मा जी की बहुत सी रचनाएं भी पूछी जाती हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने महादेवी वर्मा को बोला था हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती। ठीक है, ध्यान रखिए, क्वेश्चन भी बनता है कि निराला ने किसे हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती कहा था। तो ये आपका महादेवी वर्मा जी को कहा था इन्होंने। ओके, चलिए आप देखेंगे इनकी कुछ रचनाओं को, फिर अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों की फिर बात करते हैं। काव्य संग्रह इनके प्रमुख निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत, दीपशिखा, सप्तपूर्णा, प्रथम आयाम, अग्निरेखा इनका एक बाल साहित्य है। हम आपकी जगह अग्निरेखा इनका काव्य संग्रह, बाल साहित्य इनके ठाकुर जी भोले हैं, आज खरीदेंगे हम ज्वाला। तो ये 2 रचनाएं इनकी बाल रचनाएं हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसके अलावा निबंध संग्रह भी इन्होंने काफी लिए, जिसमें श्रृंखला की कड़ियां जो कि आयोग पूछ चुका है, विवेचनात्मक गद्य, साहित्यकार की आस्था तथा अन्य निबंध, क्षणदा, हिमालय। ऐसे इन्होंने रेखा चित्र भी लिखे हैं दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। संस्मरण जो रेखा चित्र हैं, ये है आपके अतीत के चलचित्र और स्मृति की रेखाएं। ठीक है, ध्यान रखेंगे, स्मृति की रेखाएं। और साथ ही अन्य है पथ के साथ ही मेरा परिवार। ठीक है, और संस्मरण। कहानी इनकी कुछ प्रमुख दोस्तों, जिसमें गिल्लू नामक कहानी इन्होंने लिखी है। और इसके अलावा इनका एक संस्मरणात्मक रेखा चित्र है जो कि भक्तिन नाम से है। ठीक है, भक्तिन, यहाँ से क्वेश्चन लास्ट टाइम बना था। भक्तिन, भक्तिन में जो मुख्य पात्र है उसका नाम क्या है, तो इसका पात्र लक्ष्मी है। ये क्वेश्चन बना था किसी एग्जाम में। भक्तिन इनकी जो रचना है ये एक संस्मरणात्मक रेखा चित्र है जिसमें मुख्य पात्र लक्ष्मी है। ठीक है, ये तो कुछ इनकी प्रमुख रचनाएं हो गई। और इसके अलावा देखिए कुछ और अन्य रचनाएं हैं दोस्तों, जैसे कि मैं बात करूं भारतीय संस्कृति के स्वर। ठीक है, भारतीय संस्कृति के स्वर, ये भी एक इनकी रचना है, भारतीय संस्कृति के स्वर। ठीक है, ये भी आप नोट कर लेना, वेरी इंपोर्टेंट है, क्वेश्चन बन सकता है। और जो गिल्लू कहानी मैंने यहाँ पे लिखा है, गिल्लू कहानी इनकी आश्रित है, या बोल सकते हैं किस पे पूरी कहानी, सार का जो कहानी का सार है वो गिलहरी पर है। ठीक है, एक गिलहरी है और उसी गिलहरी पे पूरी कहानी लिखी गई है, गिल्लू। ठीक है, चलिए अब एडिशनल फैक्टों की बात करते हैं। महादेवी वर्मा जी छायावाद के प्रमुख 4 स्तंभों में से एक है, जैसा कि मैं बता चुका हूं। महादेवी वर्मा जी को आधुनिक मीरा भी कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट की पॉइंट। निराला जी ने इन्हें हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती कहा है, ये हमने क्लियर कर लिया। सुमित्रा नंदन पंत जी और निराला जी इनके मुंह बोले भाई थे। ठीक है, महादेवी वर्मा जी ने 1955 में इलाहाबाद में साहित्यकार संसद की स्थापना की, साथ ही रंगवाणी नाट्य संस्था की भी स्थापना इन्होंने की थी। वेरी इंपॉर्टेंट है। 1936 में देखिए महादेवी वर्मा जी रामगढ़ नैनीताल में इन्होंने मीरा मंदिर नाम से एक अपना बंगला बनवाया दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, रामगढ़ नैनीताल में। ठीक है,
आजकल इसको महादेवी वर्मा संग्रहालय के रूप में जाना जाता है। इन्होंने चांद और साहित्यकार पत्रिका का भी संपादन किया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चांद और साहित्यकार जो पत्रिका है इसका संपादन किसने किया था, ठीक है, तो ये हमारे किसने किया, महादेवी वर्मा जी ने। वेरी वेरी ध्यान रखेंगे। ये जो चांद पत्रिका थी ना, ये महिलाओं से रिलेटेड पत्रिका थी, हाँ, ये भी याद रखना, महिलाओं से रिलेटेड एक पत्रिका थी, फेमस उस समय की। महादेवी वर्मा जी को 1956 में पद्म भूषण और 1988 में मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, पद्म भूषण मिला 1956 में एंड पद्म विभूषण इनको दिया गया 1988 में, ठीक है, 1988 में। और सबसे बड़ी अचीवमेंट इनके लाइफ की दोस्तों, जो कि हिंदी साहित्य का सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है, ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला है इनको 1982 में। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखिए 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित की गई यामा रचना के लिए। जो इनके काव्य संकलन है ना, इनका काव्य संकलन ही है यामा, ठीक है, तो यामा काव्य संकलन के लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे एक नाम तो है सुमित्रा नंदन पंत जी जिनको ज्ञानपीठ मिला, दूसरा नाम है महादेवी वर्मा, ठीक है। हिंदी के जो प्रमुख साहित्यकार है और जो आपके सिलेबस में है उनको जिनको ये अवार्ड मिला है, तो ऐसे क्वेश्चन बनने की ज्यादा संभावना रहती है, ठीक है, अच्छे से याद रखिएगा इनको। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला है, देखिए महादेवी वर्मा जी ने भारत में महिला कवि सम्मेलन की नींव रखी। तो देखिए महिला कवि वैसे नहीं होगा, ये थोड़ा अशुद्धि है, महिला क्या होगा जाएगी, कवियत्री, ठीक है। तो जो महिला कवियत्री सम्मेलन था ना, इसकी नींव किसने रखी थी, महादेवी वर्मा जी ने रखी थी, वेरी इंपॉर्टेंट है। पहले केवल कवियों का सम्मेलन होता था, लेकिन कवियत्रों का जो सम्मेलन हुआ महिलाओं का, वो इसी की नींव रखी थी महादेवी वर्मा ने। महादेवी वर्मा जी को हिंदी साहित्य में रहस्यवाद का प्रवर्तक माना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट, देखिए रहस्यवाद की प्रवर्तिका माने जाते हैं महादेवी वर्मा। चीन आक्रमण के प्रतिवाद में इन्होंने हिमालय नामक काव्य संग्रह का संपादन भी किया था। बहुत अच्छा पॉइंट है। 1979 में साहित्य अकादमी की सदस्यता ग्रहण करने वाली पहली महिला थी। 1977 में कुमाऊं यूनिवर्सिटी और 1984 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय ने इनको डी लिट की उपाधि दी थी। 1987 में इलाहाबाद में इनका निधन हुआ दोस्तों, और निधन के एक वर्ष पश्चात यानी कि 1988 में मरणोपरांत इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया, ठीक है, याद रखना। क्योंकि अगर इनकी जो हमारे 1986 है जो कि निधन वर्ष है, ये याद रखेंगे तो आपको कभी क्वेश्चन बनता है तो एक वर्ष बाद इनको पद्म भूषण मिला है, ठीक है, पद्म विभूषण माफ कीजिएगा, तो याद रखिएगा। तो ये थे महादेवी वर्मा जी से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट दोस्तों। लगभग इतने ही पॉइंट है जहां से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं और क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है। इनकी देखिए एक बहुत फेमस कविता थी, 8 वर्ष की जब ये थी ना मात्र, तो 8 वर्ष की उम्र में ही इन्होंने 12 मास नामक एक कविता लिखी थी, ठीक है, 12 मास नामक कविता, ये भी आप नोट कर लेना, वेरी इंपोर्टेंट है, ठीक है। और इनके जो पति थे स्वरूप नारायण मिश्र थे, वो इनके पति का नाम था स्वरूप नारायण वर्मा, माफ कीजिएगा, स्वरूप नारायण वर्मा। ज्यादा दिन टिकी नहीं इनकी शादी, अपनी रचनाएं भी जो अगर इनकी जीवनी आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा। तो अलग टाइप की महिला थी और बहुत अच्छी इन्होंने रचनाएं दी हिंदी साहित्य को, ठीक है। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ेंगे। अगला जो नाम है दोस्तों, अगला नाम है इसमें, अगला नाम है इसमें दोस्तों गौरापंत शिवानी जी। वेरी इंपोर्टेंट नाम है ये भी भैया, उत्तराखंड से रिलेट करते हैं, इनके जो मूल हैं वो उत्तराखंड में ही है। हालांकि इनका जन्म भले राजकोट गुजरात में हुआ, लेकिन गौरापंत शिवानी जो है मूल रूप से उत्तराखंड की ही है। इनका जन्म हुआ था 17 अक्टूबर 1923 राजकोट गुजरात में। पिता अश्विनी कुमार पांडे थे। कार्य क्षेत्र इनका लेखिका, उपन्यासकार, यात्रा वृत्तांत आदि इन्होंने लिखे। सबसे पहले बात करते हैं इनके उपन्यासों की, तो उपन्यास काफी है इनके। कृष्णकली, कालिंदी, अतिथि, पूतों वाली, चल खुसरो घर, आपने, शमशान चंपा, मायापुरी, कैंजा। देखिए कैंजा इनका बहुत फेमस उपन्यास है। कैंजा का मतलब होता है कुमाऊनी में मौसी। गेंदा, भैरवी, स्वयं सिद्धा, विषकन्या, वेरी इंपॉर्टेंट, रति विलाप, आकाश। तो ये इनके कुछ प्रमुख उपन्यास हैं। और वहीं बात करते हैं इनके कहानी संग्रह, तो कहानी संग्रह देख सकते हैं आप, शिवानी की श्रेष्ठ कहानियां, शिवानी की मशहूर कहानियां, झरोखा, मृगमाला की हंसी, ये बहुत इंपॉर्टेंट रचना है दोस्तों, मृगमाला की हंसी जो कि एक यात्रा विवरण है, ये भी हमारी शिवानी जी की रचना है। चरैवेती, यात्रिक, साथ इनकी एक आत्मकथा है सुनहु ताल यह अमर कहानी। इसके अलावा इन्होंने कुछ धारावाहिक भी लिखे दोस्तों, इसमें काम किया, जैसे कि सुरंगमा, रति विलाप, मेरा बेटा, तीसरा बेटा। संस्मरण की बात करते हैं तो संस्मरण इनके अमादेश, शांति निकेतन, स्मृति कलश, वातायन और झलक, ये इनके संस्मरण है जो कि महत्वपूर्ण है, ठीक है। इसमें 14 फेरे रचना नहीं आई कहीं पे उपन्यास में, आ गई क्या, ठीक है। एक रचना इनकी नोट कर लो भाई, 14 फेरे, कैंजा हो गई, विषकन्या हो गई, और 14 फेरे
14 फेरे, 7 फेरे तो होते हैं ना हिंदू धर्म में, लेकिन 14 फेरे इनकी रचना है। ठीक है, याद रखना, वेरी इंपोर्टेंट है ये भी। ठीक है, इसके अलावा एक रचना और है इनकी, गहरी नींद। गहरी नींद भी इनकी एक उपन्यास है, जो कि यहाँ पे होना चाहिए था, नहीं है, गहरी नींद। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए ये है। इसके अलावा लाल हवेली हो गई, तो कहानी में लाल हवेली आएगी दोस्तों। ठीक है, लाल हवेली, कहानी में एक कहानी है इनकी, लाल हवेली। इंपोर्टेंट ना है, याद रखिएगा, लाल हवेली। ठीक है, और बाकी जो शिवानी की श्रेष्ठ कहानियां और मशहूर कहानियां है ना, इसी में संकलित ये कहानियां होती है, तभी यहाँ पे पूरा कहानी, जैसे प्रेमचंद की हम देखते हैं, तो प्रेमचंद की तो लगभग 250-300 कहानियां हैं, लेकिन उनके कहानी संग्रह में ही वो संकलित है। ठीक है, ऐसे ही शिवानी की भी जो हमारी कहानियां इसमें संकलित है। चलिए, तो ये शिवानी से ज़्यादा पॉइंट बनेगी नहीं, क्योंकि बहुत छोटा टॉपिक है इनका, गौरापंत शिवानी जी का। इनका वास्तविक नाम जो था गौरापंत था, और शिवानी नाम से लिखती थी। शिवानी जी की पहली रचना अल्मोड़ा से निकलने वाली नटखट नामक बाल पत्रिका में छपी थी। तो नटखट एक बाल पत्रिका आती थी, उसमें छपी थी इनकी पहली कहानी। शिवानी जी की एक रचना है मैं मुर्गा हूँ, जो कि 1951 में धर्मयुग नामक पत्रिका में छपी थी। देखिए, उसमें धर्मयुग एक बहुत बड़ा नाम था पत्रिका जगत में, और उसमें छपी थी इनकी रचना। शिवानी जी का मुख्यतः उपन्यास, ठीक है, इनका कृष्णकली जो उपन्यास है, बहुत फेमस उपन्यास है कृष्णकली। शिवानी जी की अधिकांश कहानियां और उपन्यास नारी प्रधान रही। ये इंपोर्टेंट पॉइंट हो जाता है। देखिए, क्वेश्चन बन जाएगा कि इनमें से किसकी अधिकांश कहानियां और उपन्यास नारी प्रधान रहे। ऑप्शन आ जाएगा गौरापंत शिवानी, मृणाल पांडे, मन्नू भंडारी, ये हरिशंकर परसाई जी। तो आपको पता होना, शिवाजी शिवानी जी की जो रचना है वो नारी प्रधान है। शिवानी जी के जो दादा थे हरिराम पांडे जी, ये बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में पहले से प्रसिद्ध धर्म उपदेशक थे। 1982 में शिवानी जी को पद्मश्री मिला भाई, और 21 मार्च 2003 को इनका दिल्ली में निधन हो गया। ठीक है, शिवानी जी ने अपनी जो भाषा शैली यूज की है ना, वो महादेवी वर्मा के समतुल्य है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो शिवानी जी की जो भाषा शैली है, किसके तुल्य है? महादेवी वर्मा, जैसे यानी कि महादेवी वर्मा ने अपनी रचनाओं में जैसी शैली का प्रयोग किया है, सेम वैसी ही शैली का प्रयोग किया है गौरापंत शिवानी जी ने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला जो नाम है इस फेहरिस्त में, वो हमारे हैं हिंदी साहित्य में डी.लिट की पहली उपाधि पाने वाले पीताम्बर दत्त भगतवाल जी से। तो पीताम्बर दत्त भगतवाल जी भी आपके सिलेबस में है। भगतवाल जी की मैं बात करूँ दोस्तों, इनका जन्म हुआ था 1901 में, पाली गांव था पौड़ी गढ़वाल का, वहां पे इनका जन्म हुआ। ठीक है, और इनकी कुछ रचनाएं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट रचना है जो कि है हिंदी काव्य में निर्गुणवाद। ये देखिए, हिंदी काव्य में निर्गुणवाद जो रिसर्च था, जो थीसिस इन्होंने लिखी, इसके लिए इनको दोस्तों डी.लिट की उपाधि दी गई। डी.लिट यानी कि डॉक्टर ऑफ लिटरेचर, एंड ऐसी उपाधि पाने वाले ये हिंदी के पहले साहित्यकार थे। ठीक है, तो 1901 में पाली गांव में जन्म होता है। पिता थे गौरीदत्त भगतवाल, और कार्य क्षेत्र रैन का लेखक रहे, साहित्यकार और शोधकर्ता रहे। रचनाएं प्रमुख है रूपक रहस्य, हिंदी काव्य में निर्गुणवाद, गद्य सौरभ, गोस्वामी तुलसीदास, गोरखवाणी, हरिदास की साखी, सब सही, और इसके अलावा प्राणायाम, विज्ञान व कला, ध्यान से आत्मचिकित्सा। ये इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं। पीताम्बर जी जो थे बचपन में अंबर नाम से कविताएं लिखते थे। ये पॉइंट बन सकता है एग्जाम्स में, इनमें से कौन सा साहित्यकार अंबर नाम से कविताएं लिखता था? तो ये पीताम्बर भगतवाल जी थे। ये अपने शोध ग्रंथ है द निर्गुण स्कूल ऑफ हिंदी पोइट्री पर हिंदी विषय को लेकर इन्होंने डी.लिट की उपाधि पाई, जो कि 1933 में इनको मिली। ठीक है, 1933 में इन्होंने कबीर ग्रंथावली और रामचंद्रिका पुस्तकों का संकलन भी किया। पढ़ाई के दौरान इन्होंने कानपुर से हिलमैन नामक पत्रिका का भी संपादन किया, जो कि एक अंग्रेजी पत्रिका थी। ठीक है, इनके नाम पर कोटद्वार में एक महाविद्यालय है। डॉक्टर भगतवाल के श्रेष्ठ निबंध रचना कवि गोविंद चातक ने भी की है। गोविंद चातक जो कि उत्तराखंड के एक फेमस साहित्यकार हैं। 1944 को दोस्तों 27 जुलाई को मात्र 43 वर्ष की अल्पायु में इनका निधन हो गया। ठीक है, और जैसे इनका कम उम्र में निधन हुआ, तो इस पे एक स्टेटमेंट दी डॉक्टर संपूर्णानंद ने, यदि आयु ने धोखा न दिया होता तो वो और भी गंभीर रचनाएं करते। ठीक है, तो बहुत ही अलग टाइप के एक साहित्यकार माने जाते हैं पीताम्बर दत्त भगतवाल जी। और मेनली जो दोस्तों इनको जाना जाता है हिंदी काव्य में निर्गुणवाद, जो इन्होंने एक शोध किया था, बहुत इंपॉर्टेंट ये है। तो इसी का क्वेश्चन आई थिंक किसी एग्जाम में बना था इससे रिलेटेड। बाकी आपको यही याद रखना कि किस वर्ष मिली थी उपाधि, तो 1933 में मिली थी। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ेंगे दोस्तों। नेक्स्ट जो हमारे साहित्यकार है भाई, ये भी अपने आप में बहुत बड़ा नाम है। आज आ गए भैया हमारे सामने, व्यंग्य किंग बोल सकते हैं जिनको, व्यंग्य हिंदी में जो व्यंग्य बोलते हैं ना, जो जिसको आज हम अपनी एडवांस लैंग्वेज में बोलते हैं मीम्स। मीम्स
आज भी तो हम सरकार और क्रिकेट प्लेयर पे या किसी भी सिनेमा पे जो मीम्स बनाते हैं, व्यंग्य करते हैं, ये व्यंग्य को विधा जो दिलाई थी, ये हरिशंकर परसाई जी ने ही दिलाई थी। ठीक है, मीम्स हो गया आज सोशल मीडिया का व्यंग्य के हिसाब से। और बाकी अखबार में मीम्स जो व्यंग्य होते हैं वो आते हैं, आपने देखा होगा एक कोना अलग से आता है अखबार में, वही होता है व्यंग्य, जिसमें डायरेक्ट न बोल के इनडायरेक्टली किसी पे मतलब प्रहार किया जाता है शब्दों का। ठीक है, ये होता है व्यंग्य। हरिशंकर परसाई जी की मैं बात करता हूं तो हरिशंकर परसाई का जन्म हुआ था 22 अगस्त 1924 होशंगाबाद मध्य प्रदेश में। पिता थे बंधुवाल बंधुवाले अधोवाल अधवाले। कार्यक्षेत्र रहा परसाई जी का व्यंग्यकार, लेखक और संपादक रहे। इनकी प्रमुख रचनाओं की मैं बात करूं तो सबसे पहले निबंध संग्रह देखते हैं। तब की बात और थी, भूत के पांव पीछे, बेमानी की परत, पगडंडियों का जमाना, शिकायत मुझे भी है, सदाचार का ताबीज, और अंत में प्रेमचंद के फटे जूते, माटी कहे कुम्हार से, तुलसीदास चंदन घिसे, बस की यात्रा। तो ये भैया कुछ हमारी रचना है जो कि हरिशंकर परसाई जी के निबंध संग्रह हैं। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं इनकी कहानी संग्रह की। तो कहानी संग्रह देखिए, हंसते हैं रोते हैं, हंसते हैं रोते हैं, जैसे उनके दिन फिरे, भोला राम का जीव, दो नाक वाले लोग। तो ये इनका कहानी संग्रह है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद आते हैं भैया इनका जो व्यंग्य संग्रह है, व्यंग्य। तो व्यंग्य संग्रह में दोस्तों आपका वैष्णव की फिसलन, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, विकलांग श्रद्धा का दौर, वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, विकलांग श्रद्धा का दौर। विकलांग श्रद्धा की दौर रचना के लिए दोस्तों इन्हें 1982 में 1982 में परसाई जी को साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था विकलांग श्रद्धा का दौर के लिए। इसके अलावा इन्होंने उपन्यास भी लिखे, जैसे कि रानी नागफनी की कहानी, तट की खोज, ज्वाला और जल। ठीक है, तो ये इनकी कुछ महत्वपूर्ण उपन्यास हैं। ठीक है, तो ये है भैया हरिशंकर परसाई जी। और इनसे संबंधित अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करते हैं। तो हरिशंकर परसाई जी जो थे वो कार्ल मार्क्स से अत्यधिक प्रभावित थे। यानी कि कार्ल मार्क्स ना, जिसने दास कैपिटल बुक लिखी थी, जो कि जर्मनी का एक महान चिंतक माना जाता है, तो कार्ल मार्क्स से बहुत ज़्यादा ये इन्फ्लुएंस थे। परसाई जी ने व्यंग्य को हिंदी में विधा का दर्जा दिलाया था। तो व्यंग्य में अभी आपको बता चुका हूँ दोस्तों, जैसे निबंध होता है, कहानी होती है, उपन्यास होता है, अन्य रचनाएं होती हैं, ऐसे ही व्यंग्य पहले इसको विधा का दर्जा नहीं था, लेकिन इन्होंने जो व्यंग्य रचनाएं की अपनी, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं व्यंग्य संग्रह इनके, वैष्णव की फिसलन, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, विकलांग श्रद्धा का दौर। तो ऐसे व्यंग्य लिखने की वजह से व्यंग्य को भी हिंदी में एक विधा मिल गया, यानी कि रिकॉग्नाइज किया गया। परसाई जी ने जबलपुर से वसुधा नामक पत्रिका का संपादन किया, लेकिन जल्दी ही ये बंद हो गए। लेकिन हमें तो फैक्ट चाहिए, क्वेश्चन सीधे बन जाएगा एग्जाम में कि वसुधा नामक पत्रिका का संपादन किसने किया था। तो ये हरिशंकर परसाई जी ने किया था। हरिशंकर परसाई जी की प्रसिद्धि जो रही, ये जो फेमस रहे परसाई जी, ये आपका एक व्यंग्यकार के रूप में रहे। परसाई जी की पहली रचना स्वर्ग से नरक तक, जहां तक 1948 में प्रहरी में प्रकाशित हुई थी। परसाई जी की भाषा में व्यंग्य की प्रधानता है, तो व्यंग्य देखने को मिलता है दोस्तों इनकी भाषा में। हरिशंकर परसाई जी को विकलांग श्रद्धा दौर के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था, साथ ही उनको शरद जोशी सम्मान भी मिला। तो साहित्य अकादमी मिला था इनको 1982 में, फिर मैं बता रहा हूँ 1982 में। ठीक है, 1982 में इनको साहित्य अकादमी मिला और महादेवी वर्मा जी को ज्ञानपीठ मिला था। 10 अगस्त 1955 को जबलपुर में इनका निधन हो गया था दोस्तों। ठीक है, परसाई जी। तो ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण इनके कुछ रचनाएं थी और साथ ही जो इनसे जुड़े अन्य महत्वपूर्ण तथ्य थे। इसके अलावा देखिए, परसाई जी ने जबलपुर के एक अखबार में भी काम किया था, जबलपुर का एक अखबार था उसमें, और इसका नाम था देश बंधु। देश बंधु में जो एक पाठक कोना आता है ना, तो पाठक कोना में जो भी दर्शकों के मतलब जो पढ़ने वाले थे, जो भी पाठक लोग थे, उनके जो भी क्वेश्चन आते थे, तो हमारे परसाई जी उनका सवालों का जवाब देते थे। ठीक है, तो ये इनकी महत्वपूर्ण कुछ तथ्य हैं। साथ ही एक इनकी संकलित रचना है टॉर्च बेचने वाला। टॉर्च बेचने वाला किसकी व्यंग्य रचना है, क्वेश्चन बन सकता है। ये भी एक महत्वपूर्ण रचना है, टॉर्च बेचने वाला। ठीक है, टॉर्च बेचने वाला किसकी महत्वपूर्ण व्यंग्य रचना है, तो ये हरिशंकर परसाई जी की रचना है, ध्यान रखिएगा। ओके, तो दोस्तों ये था आज सामान्य हिंदी महारिविजन क्लास का पार्ट 5। यहाँ पे हमने देख लिया हरिशंकर परसाई जी तक। अब बचे हुए जो हमारे साहित्यकार हैं, मनोहर श्याम जोशी, शेखर जोशी, मन्नू भंडारी जी, इनको हम लास्ट टॉपिक में, जो कि पार्ट 6 रहेगा, लास्ट टॉपिक रहेगा कवि परिचय वाले रिवीजन का। उसके बाद फिर हिंदी के अन्य टॉपिकों का रिवीजन होगा पार्ट 7 से। ठीक है, तो यहीं पे मैं सेशन को समाप्त करता हूं दोस्तों। और जाने से पहले हमेशा की तरह बोलना चाहूंगा, अपने जीवन में कम से कम एक पेड़ लगाएं और लोगों को इसके लिए अवेयर करें।
बाकी आपको जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। तब तक आप लोग एप्लीकेशन स्टोर पे जाइए और खूब प्रैक्टिस सेट लगाइए, मॉक टेस्ट लगाइए, पुराने पेपर्स आपको दिए गए हैं PYQ लगाइए, और जितना हो सके दोस्तों कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा रीच हो अभी PYQ MCQs बेस्ड जो PYQ होते हैं, साथ ही MCQs जो हमारे मॉक टेस्ट के हैं, और साथ ही फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट्स के हैं। ये आपकी जो जितने भी आप प्रैक्टिस करते हैं ना, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल इन्हीं का है वन डे एग्जाम में लास्ट टाइम पे। आप ज़्यादा सिलेबस पढ़ने की कोशिश ना करें, अपना संक्षिप्त नोट रिवीजन करते रहें और साथ ही ये चीज़ें करें। इसका निश्चित बेनिफिट आपको नेक्स्ट एग्जाम में मिल जाएगा, वो आप खुद ही देख लेंगे। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, अपना ध्यान रखें, जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय देवभूमि।